हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट में। तो उसको आज हम पढ़ेंगे और जितने भी टाइप्स की मेजॉरिटीज़ आपको देखने को मिलती है ना, उसको हम सबको आराम से पढ़ेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोट है कि एवरी वोट काउंट्स बट एवरी मेजॉरिटी काउंट्स डिफरेंटली। तो हर मेजॉरिटी जो दी गई है उसका अलग अलग फंक्शंस हैं, उसके फंक्शंस को भी हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है क्या। ठीक है, और वो क्या एक्सप्लेन करती है। तो वो ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ वोटिंग स्ट्रेंथ जो है ना हमारी, है ना, पार्लियामेंट में अलग अलग टाइप्स के डिसीजंस लॉज, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सब करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग मेजोरिटीज़ के प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो ऐसे कुछ जो हमारे मेजोरिटीज़ के टाइप्स हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक तो आता है। दूसरा है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। तीसरा है सिंपल मेजोरिटी। और कुछ स्पेशल मेजोरिटीज़ के चार्ट्स, चार टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटीज़ हैं, वो दी गई हैं। तो एक एक करके हम सभी मेजोरिटीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी जैसे हम देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये टाइप्स ऑफ मेजोरिटी समझ लेंगे पूरा, कि चुटकियों का काम है फिर तो ये। ठीक है ना। तो एक जैसे मान लो एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम है, उसमें मान लीजिए फुल कैपेसिटी बच्चों की जो बैठने की है, वो मान लीजिए 1000 बच्चे। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स। लेकिन मान लीजिए जब एडमिशन हुआ तो कितने इफेक्टिव, कितने बच्चे ही एडमिशन लिए? 800 बच्चे एडमिशन लिए। ठीक है, एडमिशन 800 लिए। तो 200 सीट्स जो है आपकी, 200 सीट्स जो है वो क्या हो गई? वैकेंट हो गई, है ना। क्या हो गई? वैकेंट सीट्स हो गई। तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई? मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी थी, ठीक है, 1000, जिसमें से 200 सीटें तो कभी भरी ही नहीं, कभी नहीं भरी। ठीक है ना, कभी नहीं भरी। तो बची कितनी? 800। 800 एडमिशन हुए। अब मान लो आप पहले दिन पहुंचे, है ना, पहले दिन पहुंचे आप पढ़ाने, और बच्चे निकले बहुत बदमाश। समझ रहे हैं ना, वो पढ़ने ही नहीं आए भाई। तो कितने आए? मान लो 500 बच्चे आए। ठीक है, तो 300 क्या हो गए आपके? एब्सेंट हो गए। ठीक है, एब्सेंट हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं? एब्सेंट। ठीक है, ये एब्सेंट हो गए आपके। तो ये क्या हो गई? आपकी इफेक्टिव सीट्स हो गई। एक तो ये जो 800 आई ना, इसको बोल दिए इफेक्टिव सीट्स। ये मैक्सिमम कैपेसिटी सीट्स हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, है ना, जितने हो सकते हैं। ये हो गई आपकी 800 जो हो गई, वो इफेक्टिव सीट्स हो गई। और 300 जो एब्सेंट हुए, उसके बाद जो 500 बच्चे बैठे, ठीक है ना, तो ये जो आपके हो गए, ये आपको सिंपल मेजोरिटी में गिनने के लिए काम आएंगे। तो ये जो हो गई आपकी एक प्रकार से टोटल करंट 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 स्ट्रेंथ जो बैठी है ना, करंट लेवल पे, तो वो हो गई। ठीक है, तो अब जैसे आपने देख लिया ना, 1000, 800, 500, तो ये हमको देखने को समझ में आ रहा है इसमें कि इस तरीके से सीट्स का फिलिंग हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। इसी को लेके हम आगे एक एक मेजोरिटी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले आती है हमारी बात एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की अगर हम बात करें, तो वो क्या बोल रहा है? मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ऐसे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बोल रहे हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखिए, टोटल मेंबरशिप हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस क्या है? मान लो हम क्लासरूम की बात करते हैं तो 1000 था। ठीक है ना, तो उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। राइट, 50% इसका कर दो, +1 कर दो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 501। जो 501 है आपका, ये ना, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी का आपका टर्मिनोलॉजी है। या एक 501 आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, है ना, तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी लोकसभा में मान लीजिए कुछ भी है ना। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है लोकसभा की या किसी भी, है ना, पार्ट उसमें, राज्यसभा या लोकसभा में, तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो होगा, उसका 50% से ज़्यादा,
ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकल के आएगा। पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डजंट यूज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी फॉर नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस के लिए ये सब यूज नहीं किया जाता है ना। गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन होता है सेंटर या स्टेट लेवल पे जनरल इलेक्शंस के बाद, तब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपका मतलब इसमें आपको कैसे निकालोगे इसको, सिंपल सा है कि टोटल मेंबरशिप, है ना, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस इंटू 50% प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका यूज कहाँ होता है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशंस वगैरह, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या बोलता है कि इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब उस समय हमने कितना निकाला, क्लास का इफेक्टिव मेंबरशिप 800 था, ठीक है। 800 का 50% कर दो प्लस 1 कर दो, 401 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी की आपकी लिमिट, 401 या उससे ज़्यादा। तो इफेक्टिव मेजोरिटी आपका क्या बोल रहा है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप, दैट इज एक्सक्लूडिंग वेकेंट सीट। तो वेकेंट सीट ऐसी सीट जो कभी भरी ही नहीं, उनको हटाने के बाद जितने मेंबर लोग भरे गए, है ना, उनका 50% या उससे ज़्यादा जो होगा वो इफेक्टिव मेजोरिटी आएगा, ठीक है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज होती है वो हम देख लेते हैं। एक तो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए, है ना, और एक डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा उनको रिमूव करने के लिए भी आपको इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे राज्यसभा में तो मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में तो आपको चाहिए, क्या चाहिए राज्यसभा में, इफेक्टिव मेजोरिटी। लेकिन अगर हम लोकसभा में जाएंगे तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया। अब सिंपल मेजोरिटी क्या है वो आगे देखेंगे। और क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसके लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी हमको चाहिए होती है। कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको फैक्ट्स हैं, ये रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 67B में, 90C में रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और 94C में रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में आ गई ना, सिंपल है। तो क्या होगा इसमें कि इफेक्टिव इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ हाउस का 50% प्लस 1, ये हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, एक टर्म आता है पर्सन्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमने जो अभी यहाँ पे देखा था ना कि हमारे पास कितने बच्चे आए पढ़ने, कितने बच्चे आए थे हमारी क्लास में, 500 बच्चे आए थे पढ़ने। तो यही लोग प्रेजेंट हैं, है ना, और यही लोग वोट करेंगे वहां पे। पार्लियामेंट में क्या होता है, वोटिंग होता है, यस नोज, है ना, और एक होता है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब हम ना यस बोलेंगे ना नो बोलेंगे, तो हम उससे वोटिंग से, जैसे मान लीजिए कोई भी बिल रखा गया है, कोई भी लॉज रखे गए हैं, है ना, कोई भी अमेंडमेंट बिल रखा गया है, तो उसमें या तो कोई हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, या उसको वोट करने से बचेगा, तो उसको बोल देगा मैं आई एम एब्सटेनिंग फ्रॉम द वोटिंग। ओके, तो ये तीन तरीके के ऑप्शंस वहां पे रहते हैं। तो अब बोल रहा है कि सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 500 बच्चे थे, मतलब 500 बच्चे पढ़ने आए हमारे पास, सोचो, है ना, उसका 50% कर देंगे प्लस 1, मतलब यहाँ पे 250, मतलब 250 और प्लस 1 51, 251 से ज़्यादा या वो जो होगा आपका सिंपल मेजोरिटी का सीट होगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज आती है सिंपल मेजोरिटी, ये मेजरली बहुत सारी जगह सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। जैसे ऑर्डिनरी बिल्स हो गए आपके, है ना, सिंपल मेजोरिटी बोथ हाउस में होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, एडजर्नमेंट मोशन है, सेंश्योर है, कॉन्फिडेंस मोशन है ना, तो ये सब चीज़ें, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ऑर्डिनरी बिल्स हैं, राइट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल्स, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये सब जो है सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, तो ये भी आपको देखने को उसमें मिलेगा। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायरिंग रेटिफिकेशन बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल, देखो एक तो क्या होता है कि हम आगे ही पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 में, है ना, जब पार्लियामेंट पास हो गया, अब स्टेट के पास जाता है, जब ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है कोई भी बिल पास होने, जैसे मान लीजिए जीएसटी वाला या कुछ भी जाता है, तो जो स्टेट और
यूनियन दोनों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, राइट, जिसका रेटिफिकेशन जरूरी है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, रेटिफिकेशन जरूरी है, तो स्टेट उसको सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई करेगा। किससे करेगा, सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई करेगा। तो ये चीज आप याद रखिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जिनको स्टेट का रेटिफिकेशन की जरूरत है, तो वो स्टेट जो है रेटिफाई करेगा उसको सिंपल मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे तीन, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल मेजोरिटी। अब आते हैं हमारे स्पेशल मेजोरिटीज के चार टाइप्स। सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी का टाइप वन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल 249, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा, इसको कौन करता है पास, ठीक है। ऐसी मेजोरिटीज कौन लाता है, बाय राज्यसभा। कौन लाते हैं, राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ऑन नेशनल इंटरेस्ट, कीवर्ड क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। जब भी नेशनल इंटरेस्ट में लगेगा, किसको लगेगा, राज्यसभा को लगेगा कि वो एम्पावर करता है, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो एम्पावर करता है, किसको एम्पावर करता है, राज्यसभा। राज्यसभा एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक लॉज, टू मेक लॉज, किस पे लॉज बनाने के लिए, बताओ, टू मेक लॉज फॉर द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में कोई भी छेड़छाड़ हो रही है तो कौन करेगा, राज्यसभा जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। तो राज्यसभा जो है, तो राज्यसभा इसमें करती है। अब हमको इसमें सीट्स कितनी चाहिए पास करने के लिए, तो इसमें बोल रहा है मेजॉरिटी चाहिए बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब बात आती है प्रेजेंट एंड वोटिंग की, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग हमने देखा है कि 500 बच्चे हमारे प्रेजेंट थे, है ना, और वही पढ़ने आए हुए थे। तो 2/3, इसका 2/3 हमको कर देना है, ठीक है। तो उतने हमारे मेजोरिटी निकल के आ जाएगी। तो सिंपल है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्पेशल मेजोरिटी है। किसके लिए, याद रखिएगा कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है बाय राज्यसभा ऑन नेशनल इंटरेस्ट, कि वो लॉज बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा हमेशा इसमें आर्टिकल 249। इस वीडियो को देखते ही सब चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, और कोई भी घर में बैठने का रिवीजन करने का नहीं सोचे। आप देखते जाइए इस चीज को, पेन कॉपी चलाते जाइए, और आपको तुरंत ये सब चीजें याद होती चली जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पहला स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन। स्पेशल मेजोरिटी सेकेंड टाइप की आती है, जो कि एज पर द आर्टिकल 61, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको इसमें मेजोरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है वो, कितना मेंबर्स चाहिए हमको, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब, जैसे बच्चे हमारे क्लास में कितने थे, 1000 थे, ठीक है ना, उसका 2/3 बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना 667 के आसपास आ जाएगा आपका। तो ये, और बड़ा कोई बड़ा बड़ा काम होगा इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है ना। इसको आप जो हम क्लास में लेके देखे थे, है ना बच्चे, तो उससे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो ये आर्टिकल 61 के तहत क्या बोल रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किस चीज के लिए यूज होता है इस टाइप का जो मेजोरिटी है, वो आपको देखने को मिलेगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म 5 years। कैसे निकाला जा सकता है उनको, किस तरीके से, इम्पीचमेंट करके, जिसमें हमको मेजोरिटी लगती है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब कि जितनी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट के पास करना जरूरी है, मोशन बाय 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। अब आता है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या बोल रहा है, ऐसी मेजोरिटी जिसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग तो हो, along with 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मतलब दोनों चाहिए पड़ेंगे आपको इसमें। एक तो क्या चाहिए आपको, 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जो कि हमको पहले वाले हमने स्पेशल में भी देखा है। प्लस क्या चाहिए हमको, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस को, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना।
यही पढ़ा था हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कि टोटल स्ट्रेंथ मतलब हमारे पूरे बच्चे चाहिए, 1000 बच्चे हमारे, उसका 50% मतलब 500, है ना? तो इतना चाहिए आपको, या तो 500 आ जाए, टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी हो चाहिए, ये भी चाहिए आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट? तो जितने लोग प्रेजेंट होंगे तो ये दोनों साइमल्टेनियसली आपका कवर होना चाहिए, जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका कवर होना चाहिए, ठीक है? तो जो मैक्सिमम है अगर वो कवर हो गया तो ऑटोमेटिकली कम वाला भी कवर हो ही जाएगा। तो इस तरीके की अगर जो मेजोरिटी है वो कहाँ कहाँ काम आती है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, ये देख लेते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, उस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स पास कराने के लिए हम ये मेजोरिटी का यूज़ करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट जब हटाती है, तो भी हम इस तरीके की मेजोरिटीज़ होते हैं। सीएजी, सीईसी, है ना? इनको रिमूव करने के लिए। और a resolution by the state legislature for abolition और creation of legislative council को हटाना या बनाने के लिए, पास करने के लिए इस तरीके का बिल जो है उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी ये थर्ड टाइप की लगती है, जिसमें टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये दोनों देखना पड़ता है, ठीक है? अब मान लीजिए प्रेजेंट एंड वोटिंग हमारा उस समय क्या था क्लास में, देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने निकाल ली, 1000 बच्चे थे, मैं निकालना भी बता देता हूँ आपको। 1000 बच्चे थे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसकी हो जाएगी 500। प्रेजेंट एंड वोटिंग हमारे कितने बच्चे पढ़ने आए थे, 500 बच्चे पढ़ने आए थे, ठीक है ना? तो उसमें से हमको इसके ये निकाल लेना है, क्या कि जैसे हमने देखा कि 500 बच्चे पढ़ने आए थे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 333 के आसपास आपके बच्चे इसमें हो जाएंगे। तो 500 अगर आपको मिल गई, राइट, तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपना लास्ट नॉट द लीस्ट, फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है आपका, ये भी आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है, मेजोरिटी बाय टू थर्ड ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। देखो टू थर्ड प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो हमको चाहिए, ठीक है? एंड 50% बाय मोर देन 50% स्टेट इलेक्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना? वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? प्लस इसके साथ क्या चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट जो है ना, वो पास करेंगे रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। एटलीस्ट जो है हमारे हाफ स्टेट जो है, जैसे मान लो 28 स्टेट है अपने, है ना? तो आधे 14 स्टेट कम से कम, और क्या दिल्ली एंड पुडुचेरी भी, है ना, क्या करें, रेटिफाई करें विथ सिंपल मेजोरिटी। जैसे मान लो जीएसटी का हम केस लेते हैं, है ना? जीएसटी जब कानून हमारा पास कराना था, जीएसटी बिल जब पास कराना था, तो क्या हुआ कि भाई पार्लियामेंट में तो पास कराया ही कराया गया, राइट, स्पेशल मेजोरिटी से, क्योंकि टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो तो किया ही किया गया। उसके साथ साथ सारे स्टेट्स में वो बिल भेजा गया कि आप अपने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आप उसको डिस्कस करो और सिंपल मेजोरिटी से पास करो, ठीक है? सिंपल मेजोरिटी से पास करो, तो कम से कम आधे स्टेट्स को ये करना ज़रूरी है, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी हमको इंक्लूड करना है। तब ये स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी जो 4 नंबर की है वो हमारी सक्सेसफुल होगी, ठीक है? ये यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, या एक तो पहला आपका थर्ड नंबर का क्राइटेरिया तो रहेगा ही स्पेशल मेजोरिटी का, प्लस उसमें एक एडिशन ये वाला हो जाता है कि रेटिफिकेशन चाहिए 50% स्टेट्स के द्वारा, ठीक है ना? ये किस किस चीज़ों में काम आता है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को पास कराने के लिए जो कि फेडरल मैटर्स के हैं, मतलब जिसमें जिसमें स्टेट घुसा, सीधी सी बात है, जिस जिस कानून में, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में स्टेट और यूनियन दोनों को अफेक्ट हो रहा है, तो इसमें इस टाइप की मेजोरिटी का फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, जो जो स्टेक होल्डर्स प्रभावित हो रहे हैं, जो जो सरकारें प्रभावित हो रही हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा वो डिसीजन लेने के लिए। जीएसटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंट और उसके मैनर्स, इलेक्शन और प्रेसिडेंट में भी इसका यूज किया जाता है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, है ना, उसकी पावर्स को डिफाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को डिफाइन करने के लिए भी, है ना, कहीं कहीं अगर उसकी पावर में चेंजेस किए गए तो उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी 4 टाइप की लगेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, है ना, इसमें भी काम आता है। 7 शेड्यूल में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसमें भी स्पेशल मेजोरिटीज 4 नंबर की हमको यूज करनी है।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, इस चीज को, और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368, ये तो है ही है। तो स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी 4 जो हमने देखी यहाँ पे, ये हमने देख ली। तो 4 तरीके की स्पेशल मेजोरिटीज हो गई। चलिए इसको समराइज्ड वे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप, मतलब मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है ना, +1, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, जो कि हमारे क्लासरूम वाले एग्जाम्पल से 501 आई थी, क्योंकि 1000 बच्चे टोटल थे, 1000 सीट्स थी, ठीक है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी की अगर बात करें तो जिसमें से कि भाई इफेक्टिव मतलब वेकेंट को हम माइनस कर देंगे। वेकेंट को माइनस करने से 800 बच्चे आए थे हमारे पास, उसको हम आधा कर देंगे +1, तो हो जाएगा हमारे पास 401। तो ये हो गई हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब सीधे सीधे जितने बच्चे प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये टर्म्स बस याद रखिएगा ना, आपको तुरंत क्लिक करेगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1, तो ये हो जाएगा आपका स्पेशल मेजोरिटीज। और सॉरी सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटीज हमने 4 टाइप की पढ़ ली, राइट। एक तो हो गया 249 जिसमें राज्यसभा वाला है हमारा, है ना। राज्यसभा जो है स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट को एम्पावर कर देता है स्टेट लिस्ट में चेंज करने के लिए। 61 में हम इम्पीचमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और 368 वाले में हमने देख लिया, आर्टिकल 368 के तहत कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक तो ये हो जाएगा। और एक जिसमें भी स्टेट में मैटर घुसेंगे, ठीक है ना, फेडरल नेचर के बिल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस टाइप के होंगे, है ना। एक तो 368 वाला सिंपल अगर देखेंगे तो जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग रहेगा प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहेगा। लेकिन जहां पे स्टेट मैटर्स घुस जाते हैं वहां पे आपको 50% ऑफ स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मेजोरिटी का समराइज्ड वे में पूरा रिवीजन। तो चलिए, थैंक यू। अगर ये टॉपिक्स पढ़ने से हमको एक तो ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में कितना बैलेंस ऑफ पावर आपको देखने को मिल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दी गई है, ठीक है ना। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना है, कोई भी इम्प्रूवमेंट लाना है, तो सबको पावर थोड़ी थोड़ी दी गई है और कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं हो सकती, ठीक है ना। जिससे ये इंश्योर होता है कि स्टेबिलिटी रहे, फेयरनेस रहे, और फेडरल कॉरपोरेशंस भी देखने को मिलता है। सो थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, रिवीजन अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के पढ़ते रहिए। थैंक यू, टाटा एंड बाय।